today's video we are going to talk about cancer. Okay, in previous video we have talked about the AIDS and we have discussed all the contamination means and how the AIDS affect our body and what are the measures of prevention, right? So now today we will be talking about the same method and way of cancer and how AIDS is different with cancer. Okay, so let's see. So see here what the first point is given, that process of development of cancer is called ऑन्कोजेनिक ट्रांसफॉर्मेशन. अभी ऑन्कोजेनिक ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है अभी हम फर्दर पढ़ेंगे आगे हमारे पॉइंट्स में जो कि दिया हुआ है, राइट. सो बेसिकली फॉर्मेशन और क्या प्रोसेस जो होता है कैंसर डेवलपमेंट का उसे हम क्या कहते हैं, ऑन्कोजेनिक ट्रांसफॉर्मेशन. ठीक है. सेकेंड पॉइंट में दिया हुआ है नॉर्मल सेल्स हैव प्रॉपर्टी ऑफ कॉन्टैक्ट इनहिबिशन. यहाँ पर सेकेंड पॉइंट जो दिया हुआ है उसके बारे में बात कर रहे हैं हम लोग. नॉर्मल सेल्स हैव प्रॉपर्टी ऑफ कॉन्टैक्ट इनहिबिशन. अब ये कॉन्टैक्ट इनहिबिशन के क्या होता है, बेसिकली स्टॉपेज ऑफ ग्रोथ ऑफ कमिंग इन कॉन्टैक्ट विद अदर सेल. तो यहाँ पर क्या होता है कि जो हमारी नॉर्मल सेल्स होती हैं वो किसी भी दूसरी सेल के कॉन्टैक्ट में आकर ग्रोथ नहीं करती हैं, वो अपना एक पर्टिकुलर ग्रोथ करती हैं और वो उनकी एक किसी सेल की ग्रोथ दूसरी किसी सेल को अफेक्ट नहीं करती है, राइट. बट जो कैंसर सेल्स होती हैं उनकी ये प्रॉपर्टी ख़त्म हो जाती है. जैसे ही फॉर एग्जांपल सी ये दो सेल्स हैं, एक ये नॉर्मल सेल है, ठीक है. ये नॉर्मल सेल जब भी ग्रो करेगी तो इसके आसपास जो भी सेल्स रहेंगी ये उसे नहीं अफेक्ट करेगी. इसके पास जो भी सेल होंगी वो एक दूसरे को अफेक्ट नहीं करती. बट वहीं ये अगर कैंसर सेल है, ये कैंसर सेल है तो वो अपनी डेवलपमेंट के साथ ही इस दूसरी वाली सेल को भी अफेक्ट करने लगती है बेसिकली. ठीक है. सो दोनों ही चीज़ में डिफरेंस होता है कि नॉर्मल सेल में प्रॉपर्टी होती है कि वो अपनी डेवलपमेंट के साथ दूसरी सेल को अफेक्ट नहीं करती है. बट कैंसर सेल की ये प्रॉपर्टी ख़त्म हो जाती है एंड विद दियर डेवलपमेंट एंड प्रिकॉशन दे स्टार्ट अफेक्टिंग द अदर सेल ऑल्सो. ठीक है. सो यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट क्या दिया हुआ है, एज अ रिजल्ट कैंसर सेल डिवाइड कॉन्टिन्यूसली टू गिव राइज टू द मास ऑफ सेल्स. तो यहाँ पे क्या होता है कि जब एक सेल है और ये इसका डेवलपमेंट दूसरी सेल को इफेक्ट कर रहा है तो ये मल्टीप्लाई करना शुरू करती हैं. ये कैंसर सेल्स मल्टीप्लाई करती हैं और एक ग्रुप ऑफ मास ऑफ सेल बनाने लगती हैं जो कि आगे चलकर क्या करता है, ट्यूमर क्या फॉर्म कर लेता है. एक सेल कंटिन्यूसली मल्टीप्लाई करती रहती है और जब मल्टीप्लिकेशन होता है तो वो नंबर ऑफ सेल को डेवलप करती है और वही नंबर ऑफ सेल एक साथ होकर ग्रुप ऑफ मास बना लेते हैं, ग्रुप ऑफ सेल्स बना लेते हैं जिसको हम कहते हैं ट्यूमर्स. ठीक है. सो वी कॉल देम एज ट्यूमर्स. After that, next point, see what given. Tumors are basically of two types, right? Benign and malignant. तो ये दोनों टाइप के ट्यूमर्स बहुत ही डिफरेंट होते हैं एक दूसरे से एंड दे आर इफेक्टिवली डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर टू. मतलब कि वो एक दूसरे को इफेक्ट भी अलग अलग तरीके से करते हैं और एक दूसरे से फिजिकली एंड केमिकली भी डिफरेंट होते हैं. ठीक है. तो ये जो बेनिग्न ट्यूमर होता है वो क्या करता है, इट रिमेन कॉन्फाइंड ऑन दियर ओरिजिनल लोकेशन, डू नॉट स्प्रेड. सो इस टाइप के जो ट्यूमर्स होते हैं बेनिग्न ट्यूमर्स वो क्या होते हैं, अगर हमारी बॉडी में कहीं इस टाइप का ट्यूमर बन गया है, बेनिग्न ट्यूमर बन गया है तो वो क्या होगा कि वो स्प्रेड नहीं करता है. अगर हमारे स्टमक में कोई ट्यूमर है और वो बेनिग्न टाइप ऑफ ट्यूमर है तो क्या होगा कि वो आगे फर्दर स्प्रेड नहीं करेगा. तो इससे क्या होता है कि स्प्रेड नहीं कर रहा है. सो ये हमारे लिए अच्छा साइन होता है, इट्स अ गुड साइन फॉर अस. क्योंकि अगर ट्यूमर बड़ा होता जा रहा है, स्प्रेड हो रहा है सेल्स में, तो वो आगे चलकर कैंसर का रीज़न बन सकता है. अगर हमारी बॉडी में कोई ट्यूमर बहुत दिन से है और वो स्प्रेड कर रहा है सो इट कैन कॉज द रीज़न ऑफ कैंसर. ठीक है. और वहीं जो मैलिग्नेंट ट्यूमर्स हैं वो क्या करते हैं, दे एग्जिट मेटास्टेसिस. मेटास्टेसिस क्या होता है, बेसिकली इसमें क्या होता है कि जो ट्यूमर्स होते हैं वो दूर दूर साइड्स पे पहुंचते हैं और वो जहाँ जहाँ पहुंचते हैं वहाँ पर नए नए ट्यूमर
होते जाते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल कि अगर हमारे स्टमक में ये टाइप का मैलिग्नेंट टाइप का ट्यूमर है तो वो क्या करेगा कि वो धीरे धीरे अपने आप को स्प्रेड करेगा, अपने एरिया को बढ़ाएगा, और जैसे जैसे वो नए एरिया में आता जाएगा उस नए एरिया में भी नए ट्यूमर्स बनते जाएंगे। सो इसका क्या मतलब है कि ये दो टाइप के ट्यूमर जो मैंने अभी आपको बताया, उसमें से जो बेंगिंग ट्यूमर है वो नॉन स्प्रेडिंग टाइप ऑफ ट्यूमर है, और वहीं दूसरा जो मैलिग्नेंट ट्यूमर है वो क्या है, स्प्रेडिंग टाइप ऑफ ट्यूमर है। दोनों टाइप ऑफ ट्यूमर्स होते हैं जो कि हमारी बॉडी में नहीं होने चाहिए। जैसे ही हमें इनके बारे में पता चलता है या फिर हमें कुछ सिम्टम्स पता चलते हैं दैट कि दे मे बी द सिम्टम्स ऑफ ट्यूमर, तो हमें ऐसे ही टाइम पे, सही टाइम पे हमारा चेकअप करवाना चाहिए, और राइट चेकअप राइट टाइम कैन सेव अ पर्सनस लाइफ। ओके, अब ये जो दूसरा टाइप का मैलिग्नेंट टाइप ऑफ ट्यूमर होते हैं वो ही एक्चुअली क्या होते हैं, कैंसर रिप्रेजेंट करते हैं, राइट क्योंकि वो स्प्रेड हो रहा है हमारी बॉडी में, जहाँ भी वो स्प्रेड हो रहे हैं नए एरिया में वो नए ट्यूमर्स कॉज कर रहे हैं ना। तो ये क्या होते हैं, ये जो मैलिग्नेंट टाइप ऑफ ट्यूमर्स होते हैं यही हमारे कॉज करने के रीज़न होते हैं कि ये कैंसर को रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। क्योंकि इनकी सेल्स नॉर्मल सेल्स के कंपेयर में बहुत जल्दी डिवाइड करती हैं, ग्रो करती हैं, और ये नॉर्मल सेल्स के न्यूट्रिशन को अडॉप्ट कर लेती हैं क्योंकि ये बहुत जल्दी ग्रो कर रही हैं। तो जैसे ये जल्दी जल्दी ग्रो करेंगी तो इन्हें उतनी ही जल्दी से लार्ज अमाउंट ऑफ न्यूट्रिशन चाहिए होगा। तो ये नॉर्मल सेल्स को अफेक्ट करती है, उनके वाइटल एक्टिविटीज़ को अफेक्ट करती है, और उनके जितने भी इंपॉर्टेंट न्यूट्रिशंस होते हैं वो नॉर्मल सेल्स से ले लेती है, ठीक है। कॉजेज ऑफ कैंसर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। कॉजेज ऑफ कैंसर में दो तरीके का बेसिकली दिया हुआ है, एक है कार्सिनोजेंस, राइट। कार्सिनोजेंस क्या होते हैं, बेसिकली फिजिकल केमिकल्स एंड बायोलॉजिकल एजेंट्स होते हैं। व्हाट आर दे आर फिजिकल केमिकल एंड बायोलॉजिकल एजेंट्स, यानी कि इन सारे हमारे इन्वायरमेंट में ये जो भी मीन्स है इनके जो एजेंट्स होते हैं ये कॉज करते हैं कैंसर। एग्जाम्पल है जो आयनाइजेशन रेडिएशंस होती हैं, एक्सरे रेजेस एंड गामा रेजेस, ठीक है। एक्सरे रेज एंड गामा रेजेस आर द कॉजेस ऑफ कैंसर, क्योंकि अगर ज़्यादातर इंसान बहुत देर तक इनके कांटेक्ट में रहता है तो वहाँ पर सेल डिवीजन एंड ट्यूमर कॉज होने के बहुत ज़्यादा चांसेस रहते हैं। कमिंग टू नॉन आयनाइजेशन रेडिएशन, तो यूवी रेजेस भी होती हैं जो कि बहुत ज़्यादा अफेक्ट करती हैं ह्यूमन बॉडी को। अभी साउथ अफ्रीका में बहुत ज़्यादा स्किन कैंसर के केसेस नोट किए जा रहे हैं प्रीवियस डिकेड में, क्योंकि वहाँ पर सन रेज की लाइट डायरेक्टली पड़ रही है बिकॉज द ओजोन हैज़ डिप्लीटेड एट दैट एरिया। सो वहाँ पर ह्यूमन आर देमसेल्फ रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस कॉज, क्योंकि हमारे ह्यूमन नेचर में है कि हम प्रोटेक्शन नहीं प्रोवाइड कर रहे हैं अर्थ को। वी आर एक्सेसिवली यूजिंग द मिनरल्स एंड ऑल द एसेंशियल मटेरियल थिंग्स दैट द अर्थ हैज़ प्रोवाइडेड अस, और हम कहीं ना कहीं अर्थ को भी हार्म कर रहे हैं। सो फॉर दैट सेक जो हमारा ओजोन लेयर है वो डिप्लीट होना शुरू हो गई है, इट स्टार्ट ग्रोइंग थिन, और जिसकी वजह से हमारे डायरेक्ट सनलाइट हम तक पहुंच रही है एंड द डायरेक्ट कॉन्टैक्ट ऑफ यूवी लाइट विद द ह्यूमन स्किन इज लीडिंग टू द कॉज ऑफ स्किन कैंसर। ओके, कमिंग टू कैंसर कॉजिंग वायरसेस, बहुत सारे वैसे वायरसेस भी हैं जो कि कैंसर कॉज करते हैं और दे आर कॉल्ड ऑन्कोजेंस, राइट। ऑन्कोजीन्स जो होती हैं ये कैंसर कॉजिंग जीन्स होती हैं हमारी बॉडी में, कि जो कि कभी कभी पॉइंट म्यूटेशन एंड फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन की वजह से हो जाती है। अगर किसी जनरेशन के किसी भी पीरियड में किसी को कैंसर था तो इट हैज़ अ चांस कि वो आगे भी ट्रांसफ़र होगा, क्योंकि हमारी प्रीवियस टाइम की जनरेशन थी उसके जीन्स अभी तक हमारे में पेरेंट जीन्स ट्रांसफॉर्मेशन के तरीके से आ रहे हैं। क्योंकि हमने ये पढ़ रखा है दैट द डीएनए फॉर्मेशन इज़ अ वन कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, वहाँ पर एक पेरेंट स्ट्रैंड होता है और दूसरा नया स्ट्रैंड बनता है कोडिंग स्ट्रैंड। तो वहाँ पर यह है चांसेस होते हैं 50% की हमारे अगर किसी प्रीवियस जनरेशन में किसी भी हमारे फोर फादर्स को कैंसर हुआ था तो हमारी आने वाली जनरेशन्स पे भी कैंसर हो सकता है, राइट। कमिंग टू नॉर्मल जीन्स भी होती है जिनको प्रोटो ऑन्कोजीन्स कहते हैं, वो भी हमारी सेलुलर ऑन्कोजीन्स में कन्वर्ट हो जाती हैं एंड कैंसर कॉज कर सकती है। सो नॉर्मल जीन्स आर ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल समवेयर। अगर वो क्या होती हैं
कि प्रोटो ऑन्कोजीन्स जो होती हैं वो अगर कन्वर्ट हो जाती है सेलुलर ऑन्कोजीन्स में, तो सेलुलर ऑन्कोजीन्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर कॉजिंग द कैंसर. कमिंग टू diagnosing of cancer. How can we diagnose the cancer? So biospay and hypothetical pathological studies जो हैं वो हमारा कैंसर डायग्नोज करने में हमारी हेल्प करती हैं, राइट. सो बायोस्पे में क्या होता है बेसिकली कि जो सस्पेक्टेड टिश्यू होते हैं, सस्पेक्टेड टिश्यू को हम कट कर देते हैं थिन सेक्शंस में और फिर हम उन्हें माइक्रोस्कोप के थ्रू एग्जामिन करते हैं. अगर सस्पेक्टेड टिश्यू में कैंसर रहा होगा तो वो अपना काम वैसे ही करती रहेगी. इट विल रैपिडली मल्टीप्लाई एंड इट विल ट्राई टू गेन द न्यूट्रिशन. सो हम इस मीन्स ऑफ थ्रू के थ्रू हम डायग्नोज कर सकते हैं कि कैंसर किस एरिया में बॉडी में होने के चांसेस हैं. Coming to radiography. Radiography is also a means by which we can identify the cancer. CT scan होता है, right? कंप्यूटर टोमोग्राफी. तो कंप्यूटर टोमोग्राफी के थ्रू हम लोग ये आइडेंटिफाई कर लेते हैं बिकॉज दे आर द एडवांस साइंस टेक्नोलॉजी मशीन्स जो कि हमारी बॉडी को एग्जामिन करती हैं, हमारे सेल्स को एग्जामिन करती हैं एंड दे आर पर्टिकुलरली सेटेड फॉर द पर्टिकुलर डिजीज ओनली. ओके. MRI से भी हम मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग के भी थ्रू हम ये कर सकते हैं कि कैंसर डायग्नोज किया जा सकता है. CT scans and MRIs, right? Like I will give you an example. There was a relative of mine who was suffering from bone cancer, right? So he was given a diagnostic and he was having problem in sitting because the spine cancer was there and he was feeling immense pain. So we suggested him to go to the doctor and doctor suggested him to get an MRI done. So MRI done होने के बाद उन्हें कैंसर डायग्नोज हुआ and he treated it and now he is fine. But मैं ये बता रही हूँ कि how these advanced technology machines are helping nowadays in science technology field for diagnosing such a breathtaking and life-taking disease. ना CT स्कैन्स जो होती है उसमें 3D इमेजिनिंग होती है इंटरनल ऑर्गन्स की एक्सरे रेज के थ्रू, जिससे हम ये आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि कौन से ऑर्गन में कौन सी सेल्स एंड टिश्यूज सस्पेक्टिवली बिहेव कर रही हैं. सो फॉर दैट सेक हम वहाँ पर फिर आगे कुछ फर्दर प्रोसेसेस करते हैं एंड दैट इज़ हेल्पफुल टू अस फॉर आइडेंटिफाइंग द कैंसर एट द राइट स्टेज. Because third stage cancer is very severe and we cannot protect that person. So यहाँ पर सबसे अच्छा यही होता है कि अगर फर्स्ट स्टेज पे किसी के कैंसर पता चल जाता है so definitely that person can be saved. But for getting the diagnosis of cancer at the first stage we need to have awareness, right? MRI में भी यही होता है कि इसमें पैथोलॉजिकल एंड साइकोलॉजिकल चेंजेस होते हैं लिविल बीइंग में. सो ये MRI स्कैन हमें टिश्यू डिटेक्ट करने में हेल्प करता है बाय व्हाट, बाय मैग्नेटिक फील्ड्स एंड नॉन आयोनिंग एंड रेडिएशन, राइट. बहुत सारी टेक्नोलॉजीज डेवलप हो चुकी है, टेक्निक्स डेवलप हो चुकी है, बायोलॉजिकल डायग्नोस्टिक टेक्निक्स जिनके थ्रू हम क्या कर सकते हैं, कैंसर को डायग्नोज कर सकते हैं, राइट. हम ऐसी ह्यूमन जीनोम सीक्वेंसिंग में जैसा हमने जीन को सीक्वेंस किया था वैसे ही हम यहाँ पर सर्टेन जीन को आइडेंटिफाई कर सकते हैं जो कि सस्पेक्टेबल हैं फॉर कॉजिंग कैंसर, और इससे हम क्या कर सकते हैं कि हम कैंसर को प्रिवेंट कर सकते हैं, राइट. ट्रीटमेंट यहाँ पर बहुत है, 3 इमेंस ट्रीटमेंट दिए हुए हैं, दैट इज़ रेडियोथेरेपी, कीमोथेरेपी एंड इम्यूनोथेरेपी. क्लिनोथेरेपीज बहुत ही इंपॉर्टेंट होती हैं. यहाँ पर रेडियोथेरेपी में जो ट्यूमर सेल्स होती हैं उन्हें इरेडिएटेड कर दिया जाता है, कहाँ के लिए, डेथ के लिए, राइट. और प्रॉपर केयर रखी जाती है नॉर्मल टिश्यूज़ को प्रोटेक्ट करने के लिए. अगर कोई भी सेल मल्टीप्लाई कर रही है और उसे न्यूट्रिशन नहीं मिलेगा तो वो डाई कर जाएगी. सो इस केस में रेडियोथेरेपी में यही होता है कि हम जो कैंसर ट्यूमर सेल्स हैं उन्हें क्या कर सकें, न्यूट्रिशन लैग करवा सकें और हमारी नॉर्मल सेल्स को प्रोटेक्ट कर सकें, राइट. कीमोथेरेपी में होता है कि स्पेसिफिक ड्रग्स आर यूज्ड अगेंस्ट ट्यूमर्स टू किल द कैंसर सेल्स, राइट. सो यहाँ पर कीमोथेरेपी में बहुत सारे साइड इफ़ेक्ट्स भी होते हैं लाइक हेयर लॉस,
एंड एनीमिया एक्सेट्रा। सो हमने जनरली देखा होगा कि जो लोग कीमोथेरेपी प्रोसेस से गुजर रहे होते हैं, कैंसर सफ़र कर रहे हैं, दे लूज देयर हेयर्स एंड नाउअडेज पीपल आर गेटिंग अवेयर। सो इट्स अ वेरी पॉइंट हैप्पीनेस टाइम कि लोगों में अवेयरनेस आ रही है एंड दे आर ट्राइंग टू गेट ओवर द people and they are trying to make them feel supportive and give them strength too, right? अब इम्यूनोथेरेपी में क्या होता है, ये बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स मॉडिफायर्स होते हैं, राइट, लाइक अल्फा इंटरफेरॉन्स, जो कि इस प्रोसेस में यूज होते हैं। सो ये क्या करते हैं, हमारे इम्यून सिस्टम को एक्टिवेट करने का काम करते हैं, हेल्प अस इन डिस्ट्रॉइंग द ट्यूमर। सो बेसिकली क्या करते हैं कि हमारी बॉडी में जब कैंसर या एड्स होता है तो हमारा इम्यून सिस्टम बहुत वीक हो जाता है। सो यहाँ पर जो अल्फा इंटरफेरॉन्स हैं इम्यूनोथेरेपी में, वो हमारे इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करते हैं सो दैट वी कैन फाइट अगेंस्ट द डिजीज कॉजिंग वायरसेस इन आवर बॉडी। सो आई होप कि आपको कैंसर के बारे में सब कुछ क्लियर हो गया होगा। सो दैट वॉज ऑल अबाउट कैंसर टुडे एंड आई होप द टॉपिक इज क्लियर टू यू एंड इफ एनीबडी इज हैविंग एनी इशू दे कैन जस्ट कमेंट डाउन देयर प्रॉब्लम्स इन द कमेंट सेक्शन, so I will definitely solve the problem. Now the next video will be about drug abuse, so just get tuned.